Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where the coverage of the news would be from two leading newspaper, that is the Hindu and Indian Express, right? तो दोनों न्यूज़पेपर से जो important news है, जो न्यूज़ की जो टॉपिक है, जो थीम है, उसको समझेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेनिफिट हो सके. So let's get started. And these are the topic list. Today is 8th of June. So the first topic is Assam gas leak. The second is Persian Gulf corporations, the cooperation which is there between the Persian Gulf. The private sector role in the COVID-19 fight. Basically जो कोविड के फाइट है उसमें प्राइवेट का कितना ज़्यादा अहम रोल हो सकता है उसको लेकर के बातें करेंगे. डबलिंग द फार्मर इनकम एंड एलिफेंट प्रोटेक्शंस. अपार्ट फ्रॉम दिस जो MCQs के सवाल हैं वो वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूँगा और जो सैटरडे के क्वेश्चंस थे MCQs के उसके एक्सप्लेनेशन भी आज आपको बताऊँगा. So let's get started. So the first topic is Assam gas leak. You can find this news related same topic. आपको आज के इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाएगी. एक्सप्लेन पेज में ये न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के लिए दोनों के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो नेचुरल गैसेज है दैट हैज़ बिन कंटिन्यूसली फ्लोइंग आउट ऑफ द वेल दैट वाज रिपोर्टेड इन द आसाम. एक कुएं से वहाँ पे बेसिकली दैट हैज़ बिन रिपोर्टेड कि इस तरह का नेचुरल गैस इमिशन हो रहा है. नाउ वेयर इज़ द ऑयल रिंग, अगर बात करें कहाँ पे है तो बागजान 5 वेल है दैट इज़ प्योरली अ गैस प्रोड्यूसिंग वेल. तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है आसाम के, वहाँ पे ये चीज़ें रिपोर्ट की गई है. तो एरियल जो डिस्टेंस है वो 900 मीटर के आसपास है, डिब्रू सिकोई नेशनल पार्क के आसपास. सो दिस इज़ इम्पैक्ट, द सीरियसनेस ऑफ दिस इज़ दैट कि ये नेशनल पार्क के आसपास में है जिसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है. एंड इट वॉज ड्रिल बाय ऑयल, एंड जो ऑयल है हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड, उन्होंने 2016 में इसको ड्रिल किया था. इट प्रोड्यूसेस अराउंड 80,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर. बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है जिसमें मेज़र करते हैं और जो गैस है दैट इज़ डेप्थ फ्रॉम 3,870 मीटर्स के आसपास है, राइट. नाउ व्हाई इज़ इट सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल, क्यों इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही है कि लोग मतलब बेसिकली जो एक्सपर्ट्स है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. बेसिकली यहाँ से बाहर से भी, संघाई से भी लोगों को बुलाया गया है. Now, according to the Guwahati-based expert, the control of the blowout depend upon two things. दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पे चीज़ें basically if talking about the control measures, they are the two important things that need to be checked upon. The first is the size of the reservoir, कि what is the exact size, कितना बड़ा size है. And the second is the pressure at which the gas oil is flowing out. तो किस रफ्तार से उसकी फ्लो है, क्या स्पीड है, कितना डायमीटर है, कितने के आसपास वो चीज़ें निकल रही है, उस सारी चीज़ों से कैलकुलेट होती है. और जो रिजर्वायर है दैट इज़ पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. जहाँ तक बात की जाए गैस की, तो जो फायर कैचिंग एबिलिटीज़ जो होती है उस वजह से काफ़ी खतरा बना रहता है. नाउ व्हाट इज़ बीइंग डन, क्या चीज़ें की जा सकती हैं. जो क्राइसिस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो जो IOCL है हमारा, जो IOL है या फिर ONGC है, दोनों ने इंटेंड करके एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन वर्कर के लिए एक हुकअप किया था जहाँ पे ब्लो एंड प्रिवेंटर्स के किस तरह से आगे जो लोग जिनको नुकसान ना हो उसके लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लगाया. नाउ विद द लिमिटेड स्पेस, वेरी लिमिटेड स्पेस व्हाट दे डिड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन स्पेस, क्योंकि ओपन स्पेस नहीं होने के कारण वहाँ पे अभी भी जो प्लेसमेंट ऑफ BOPs है इज़ अ ह्यूज चैलेंज एंड अ रिस्क, राइट. और जो हमारी IOL है दैट हैज़ रीच आउट सिंगापुर, नॉट ओनली इंडियन कोलैबोरेशन, वी सीक आर बेसिकली एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम द सिंगापुर बेस्ड एल्सर डिजास्टर कंट्रोल. उनके साथ भी संपर्क की गई. जो एक्सपर्ट थे वो इंडिया आए और दे हैव अराइव ऑन संडे, बेसिकली लास्ट वीक दे हैव अराइव्ड. तो वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई है. नाउ हाउ सीरियस इज़ द इम्पैक्ट, जो बेसिकली अगर बात करें इस तरह की कोई भी गैस लीक्स होती हैं तो उसकी सिवियरिटी क्या होती है, कितना ज़्यादा वो इम्पैक्ट कर सकता है. सो फर्स्ट अगर बात करें जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं, ऑलमोस्ट 1600 फैमिलीज़ हैं ऐसे जिसमें इम्पैक्ट हुई है और नंबर ऑफ़ पीपल वेर क्लोज टू 3000. और कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि बहुत सारे जो डॉल्फिन हैं, क्योंकि पास में नेशनल पार्क होने की वजह से बहुत सारे डॉल्फिन और फिशेस की वैरायटी भी खतरे में और इनकी डेथ हुई है. तो ये आपके बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा रीजन है, रिवर किधर से है, फ्लोइंग है. तो ये सारी चीज़ें आप क्रॉस चेक मैप में ज़रूर कर लें ताकि कोई भी सवाल प्रीलिम्स में आए तो उसको आप आराम से हैंडल कर सकें. नाउ लोकल हैव कंप्लेंट द सिम्टम्स ऑफ सच बर्निंग ऑफ द आइज एंड हेडेक. ये कुछ सिम्टम्स है उस गैस से, क्योंकि गैस लीक्स है तो इस तरह की इरिटेशनल बेसिकली सिम्टम्स तो होंगे ही. नाउ एज पर आसाम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन है
उनके मुताबिक देयर इज़ अ मिक्स ऑफ प्रोपेन, मीथेन, प्रोपाइलिन, ये इस तरह के ये मिक्सचर जो है ये गैस में ऑलरेडी पाए जाते हैं। और यहाँ जिधर से विंड की फ्लो है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उसकी डायरेक्शन पे वो फ्लो कर रही है और लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, राइट। नाउ द अदर टॉपिक दैट इज पर्शियन गल्फ कॉपरेशन, ये आपको आज के हिंदू में मिल जाएगी एडिटोरियल। बेसिकली इसको हामिद अंसारी साहब ने लिखा है, इज अ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ना बात करें बेसिकली पर्शियन की, तो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है उन्होंने डिफाइन किया है कि वाटर बॉडीज जो हैं आसपास के, उनको पर्शियन गल्फ के रीजन को। और द लैंड अराउंड इज शेयर बाय 8 कंट्रीज, 8 महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं, देयर आर 8 इंपॉर्टेंट कंट्रीज विच इज अंडर दिस पर्शियन गल्फ। फर्स्ट इज बहरीन, सेकंड इज ईरान, थर्ड इज इराक, फोर्थ इज कुवैत, फिफ्थ इज ओमान, सिक्स्थ कतर, सेवेंथ सऊदी अरेबिया एंड एट्थ इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये सारे 8 कंट्रीज हैं जो इसके अंदर आते हैं। मैं आपको आगे मैप में भी दिखाऊंगा इसको। देयर इज अ कॉमनैलिटी, अगर बात करें कुछ कॉमननेस की, तो इंटरेस्ट अमंग देम इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस। ये जितने भी पर्शियन गल्फ के जो रीजन्स हैं, यहाँ पे क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में है और नेचुरल गैसेस की भी प्रोडक्शन होती है। नाउ इंडिया के इंटरेस्ट की बात करें तो इंडिया वुड बी बेस्ट सर्व द स्टेबिलिटी इन द रीजन इज इंश्योर्ड बाय द वे। अगर इस रीजन में एक पीस हो, स्टेबिलिटी हो, हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छी हो कंट्रीज के, तो वी नीड टू बी रेस्ट अश्योर्ड कि जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस की जो हमें इंपोर्ट करनी है चीज़ें, वो बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ सकती है। Now this is the map which I wanted to show you. This is the Persian Gulf. So you can see this is the Strait of Hormuz. इस पे यूपीएससी ने सवाल भी पूछे हुए हैं। एंड दिस इज़ द गल्फ ऑफ ओमान। तो इस तरह के जो मैप बेस्ड सवाल हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एवरीथिंग। सी दिस इज़ द इराक, here you have the Kuwait city, fine. This is Saudi Arabia, the capital is Riyadh, UAE, United Arab Emirates, Oman and Iran, fine. And this is the Persian Gulf which is going, you can see the Qatar here, the capital Doha, and Abu Dhabi, right. So this entire region belongs to here it is like Persian Gulf, and the Strait of Hormuz, this is near to, there's the epicenter between the UAE and Oman, and this is separately the Gulf of Oman which is passing through the Muscat, right. So this is the map which is very important. अगर प्रीलिम्स में कोई भी मैप पर के सवाल आए तो आपके विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप आंसर कर सकें वहाँ पे, राइट। सो मेक श्योर कि यू रीड दिस, लर्न दिस मैप। ना मूविंग अहेड, क्या फ्रेमवर्क बताई गई है पर्शियन गल्फ में, आगे चीज़ों को अगर कैरी फॉरवर्ड किया जाए तो कुछ की इंग्रेडिएंट फ्रेमवर्क बताए गए हैं। फर्स्ट इज द कंडीशन ऑफ द पीस एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल लिटोरल स्टेट्स, जो आसपास के जो रीजन है, जो कंट्रीज हैं, उनको लेकर के। फ्रीडम ऑफ ऑल स्टेट्स and the Gulf territorial to exploit their hydrocarbon and natural gases resources, ठीक है। दूसरी चीज़ है, थर्ड इज जो कमर्शियल शिपिंग है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल शिपिंग की बहुत ज़रूरत है इंटरनेशनल वाटर थ्रू पर्शियन गल्फ, क्योंकि वहाँ पे अभी भी फ्री ट्रैवलिंग वाटर इज अगेन एन इशू। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज़ हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर के अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। So freedom of access to basically outlet from the Gulf water through the Strait of Hormuz, जो मैंने आपको Strait of Hormuz दिखाया था अभी, this is the Strait of Hormuz, there's main the problem arises. Now prevention of the conflict that may impinge in the freedom of trade and shipping, as I told you कि freedom of shipping, freedom of travel is again a very conflicting issue in that region. और प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस ऑफ द कंडीशंस दैट में इम्पेंज इनटू द एनी ऑफ दिस कंसिडरेशन, या इसी तरह के और भी कोई इश्यूज हों, तो इन सारे फ्रेमवर्क पे काम करने की ज़रूरत है ताकि एक फ्री ट्रेड प्रॉपर स्टैब्लिशमेंट हो सके, जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली इंडिया भी बहुत हद तक ले पाएगी आगे। नाउ इंडिया टाइज की अगर बात करें तो हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है दैट इज मोर कंसर्न अबाउट द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, राइट, विद द जीसीसी, जो गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज हैं उसको जीसीसी भी कहते हैं शॉर्ट में। सो दैट हैज़ ब्लूम्ड विद द रिसेंट ईयर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए हैं इन कंट्रीज़ के साथ। जो हमारे रिलेशनशिप है इन 8 कंट्रीज़ के साथ जो जीसीसी के अंदर हैं, गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज़ के अंदर है, उसमें वाइड रेंज ऑफ रिलेशनशिप का डिफरेंसेस है, right. So we have a wide range of relationship among this region and these countries.
टॉकिंग अबाउट द वेल रिफ्लेक्टेड जो बायलैटरल ट्रेड है, दैट इज समवेयर क्लोज टू $121 बिलियन, और जो रेमिस्टेंसेस हमें रिसीव होती हैं इस कंट्री से, दैट इज क्लोज टू $49 बिलियन। ठीक है, इतने वर्कफोर्स हैं, और पॉपुलेशन की अगर आप बात करोगे स्पेसिफिकली तो ओवर 9 मिलियन लोग ऐसे हैं जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में काम करते हैं, राइट। एंड इंडियाज इंटरेस्ट वुड बी बेस्ट सर्व इफ द स्टेबिलिटी इज इंश्योर्ड थ्रू कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एंड पीस। अगर उस एरिया में एक प्रॉपर सिक्योरिटी मिला जाए, जहाँ तक ट्रैवलिंग की बात है या फिर जो स्टेट से पासिस शिप्स की बात है, वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर हो और उस रीजन में पीस बरकरार हो, तो द एंटायर द रीजन विच आर ट्रेडिंग विद दिस कंट्री वुड बी अल्टीमेटली बेनिफिटेड, राइट। ना बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर रोल इन द कोविड-19 फाइट। प्राइवेट सेक्टर का जिस तरह से रोल बताया गया है काफ़ी अहम है, सरकार भी अपने एंड से काम कर रही है, बट अगेन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के जो सवाल है वो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है, राइट। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट, पेंडेमिक हैज़ ब्रॉट इंडियन एन अपॉर्चुनिटी। हमें एक इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिला है जहाँ पे चीज़ों को रिस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इंगेज किया जाए हेल्थ सेक्टर में, राइट। तो जो चीज़ें हैं बेसिकली पी और पी, मतलब ट्रिपल पी को आप याद रखें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही चीज़ें होंगी। बेसिकली कोविड-19 से पहले भी सरकार ने ट्रिपल पी मॉडल पे बहुत ज़्यादा काम किया है, बट दिस इज़ अ रियल टाइम की चीज़ों को और अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सके, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द रीसेंट इकोनॉमिक पैकेज जो कि सरकार ने अनाउंस किया था, उसमें हेल्थ सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली 2.1 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं, राइट। तो अगर आप टोटल परसेंटेज की बात करोगे जितना हुआ, तो उसमें करीबन 2.1 लाख रुपीस दिए गए हैं। और जो इन्विजन थी दैट स्ट्रेंथन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इमीडिएट फ्यूचर। तो हेल्थ के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल के जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, उनको बढ़ाया जाए, उनको ऑगमेंट किया जाए, राइट। एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस। जो पूरी स्ट्रक्चरल चेंजेस है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, उसको रिज्यूनेट किया जाए विद पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। जैसे मैंने आपको जो बताया, जो प्राइवेट सेक्टर के साथ प्राइवेटाइज करके वी कैन रिज्यूनेट आवर थिंग्स। नाउ अगर लैबोरेटरी सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे मास स्केल टेस्टिंग की ज़रूरत है। जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको वेरी एसेंशियल है कि उनकी टेस्ट की जाए मास स्केलिंग में, जो कि ऑलरेडी इंडिया में अगर बात करें तो हमारे पास ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो कि ऑलरेडी लैक्स ऑफ टेस्ट डेली कर रही है। एंड गवर्नमेंट में प्रोक्योर टेस्ट किट्स, जो कि टेस्ट किट्स हैं उसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो PPP मॉडल पे प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हैं एक अफोर्डेबल रेट पे, जहाँ पे हॉस्पिटल्स में उनको मुहैया कराया जाए और लोगों से सब्सिडाइज रेट में प्राइस लिया जा सकता है, ओके, टेस्टिंग का। और जो मोबाइल सैंपल कलेक्शन है, टेस्ट फैसिलिटी है, उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत है ताकि हाई डेंसिटी जो क्लस्टर्स हैं उनमें ये मोबाइल वैन जा करके सैंपल कलेक्ट कर सकें। अब बात करें अगर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ कोविड-19 केसेस जो है दैट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू हॉस्पिटल इन द मेजर सिटीज़ अलोन। सिर्फ आप शहरों पे ही हॉस्पिटल में अगर लोगों को डिपेंड रखेंगे तो जो छोटे शहरों से, जो Tier 3 सिटीज़ से आते हैं, उन लोगों का क्या होगा? वेरी टफ टू ट्रैवल फॉर सच लॉन्ग डिस्टेंस। एंड इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी इन Tier 2 cities as well in Tier 3 cities would be in collaboration with the private sector is again very critical। तो यहाँ पे जो ट्रिपल पी का जो मोड है, जो ट्रिपल मी का जो मेथड है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नाउ सप्लाई चेन की अगर बात करें, टॉकिंग अबाउट द सप्लाई चेन, देयर इज अ सर्ज इन द डिमांड ऑफ द टेस्ट किट। जिस तरह से कोविड-19 की इन्फेक्शन रेट बढ़ रही है, तो द डिमांड ऑफ द टेस्ट किट हैज़ अगेन अराइजन। वेंटिलेटर्स की बात करें, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करें, PPP किट्स की बात करें, ठीक है। PP किट्स हैं, आपने देखा हुआ रेनकोट टाइप की जो किट्स होती है, डॉक्टर्स बेसिकली या जो हेल्थ केयर वर्कर उसको यूज़ करते हैं, ग्लव्स है, मास्क है, सैनिटाइजर्स है, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। और रीप्रपोजिंग द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंडिजिनस वुड बी अगेन द नीड ऑफ द आवर। कोई अल्टरनेटिव की तरफ भी हमें बढ़ने की जरूरत है। जैसे फेस शील्ड मास्क है, अगर फेस शील्ड मास्क नहीं मिलती है लोगों को, तो लोगों ने प्लास्टिक कट करके उसका एक अलग से थ्रेड बना करके उसको वेयर करने का कोशिश किया है। तो ये तो बेसिकली सो कॉल्ड एक तरह से जुगाड़ू काम है, बट इट इज़ वेरी एसेंशियल कि इस तरह के कोई जो अल्टरनेटिव्स हैं उसके तरफ आगे बढ़ा जाए। एंड प्लेथोरा ऑफ इनोवेशन एंड प्रोटोटाइप इज़ नीडेड। बेसिकली गवर्नमेंट को जो लैबोरेटरीज में ये जो लाइसेंस है वो ज़्यादा पर्टेनिंग उसकी तरफ आगे बढ़े, पेटेंटिंग की तरफ अगर जो ज़रूरत है, अगर कोई ऐसे लॉज हैं जो हिंड्रेंस कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी ईज डाउन करके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
उसके अलावा अगर बात करें सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम की, तो एक आईटी सिस्टम बने जहाँ पे जो हमारी एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके मदद से हम किस हद तक काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी अपने एडिटोरियल में बताया है न्यूज़ एनालिसिस में कि आजकल थर्मल स्क्रीनिंग की जगह वेबकैम स्कैनिंग कर रहे हैं। अगर आप ट्रैवल करते हो उस पर्टिकुलर रीजन में तो आपको वेबकैम ही बता देगा कि आपकी कितनी टेम्परेचर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें एआई बेस्ड से ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। तो यहाँ पे भी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो भी काफ़ी हद तक मदद करेगी। And the intelligence system could be seamlessly helping the identifying the contact tracing, managing the टेली हेल्थ सेंटर, जिसको टेली मेडिसिन भी अभी इस बार को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है कोविड-19 के बाद। टेली मेडिसिन, टेली हेल्थ केयर की चीज़ें दैट हैज़ टेकन द पीक। और जनरेशन ऑफ ई वाउचर्स, ऑथोराइज टेस्ट, मैनेजिंग रेफरल आइसोलेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें, पेमेंट, फॉलो अप, ये सारी चीज़ें सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम से और अच्छी और बेहतर हो सकती है, राइट। नाउ डबलिंग द फार्मा इनकम, बेसिकली ये आपको आज के इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाएगी और अशोक गुलाटी साहब ने इसको लिखा है। काफ़ी बढ़िया लिखते हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और इनके जो पॉइंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर मैटर्स नॉट जस्ट फॉर फूड सिक्योरिटी बट ऑल्सो फॉर द गुड ऑफ द मासेस। सिर्फ खाने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बट एग्रीकल्चर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द गुड फॉर द ऑल ऑफ द मासेस जो कि इसमें एम्प्लॉयड है। बात करें जो टोटल लेबर फोर्स है एग्रीकल्चर में, दैट इज़ क्लोज टू 44% ऑफ द कंट्री लेबर वर्क फोर्स। कंट्री के जो 44 जो टोटल 100% वर्क फोर्स में 44% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस ईयर 1920 जो ग्रॉस जीवीए की अगर बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड की अगर बात करें, तो एग्रीकल्चर और उसकी जो एलीट सेक्टर्स हैं दे हैव रजिस्टर्ड द ग्रोथ ऑफ 4% के आसपास, ठीक है। और एग्रीकल्चर में सरप्राइज द पॉजिटिव ग्रोथ विथ 2.5% एज पर क्रिजल रिसेंट फोरकास्ट, क्योंकि अभी जो रिसेंटली कोविड-19 के बाद जो क्रिजल ने फोरकास्ट किया है, क्रिजल ने, वो बेसिकली 2.5 के आसपास ही किया है। इतने कम ही हमें रहेंगे, 4 इससे इसको आगे करना था, 6 के आसपास करने की बात की गई थी, बट वी आर डाउनग्रेडिंग बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द कोविड-19। नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो प्रेजेंट में गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को रिफॉर्म किया है, जो एग्री मार्केट रिफॉर्म है, चाहे ई नाम है, चाहे एपीएमसी में बेसिकली प्रोविजंस चेंज किए गए हैं कि मंडीज़ में अब जाने की ज़रूरत नहीं है, फार्मर को लिबर्टी होगी, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू भी, कॉन्टैक्ट फार्मिंग के थ्रू भी अपना काम कर पाएंगे, राइट। सो लिबरलाइजिंग द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जैसे बहुत सारे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट हमने पहले भी न्यूज़ में पढ़ा है डिटेल्ड में कि चीज़ों को 46 ऐसे कमोडिटीज़ थे जिनको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटा दिया गया है। नाउ दे विल बी नो मोर नोटिफाइड अंडर द ईसीए, एसेंशियल कमोडिटीज़ के एक्ट के अंदर नहीं होंगे और वो डायरेक्टली सेल किए जा सकते हैं, राइट। एपीएमसी एक्ट में सरकार ने चेंजेस किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू ऑलरेडी एग्जीक्यूट की है। और कमेटी भी बनाई थी, अशोक दलवाई कमेटी थी, जिन्होंने डबलिंग फार्मर इनकम के लिए सजेशंस दिए हैं। तो ये कमेटी का नाम ज़रूर याद रखना। आप में से कई लोग अगर और बैंकिंग या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो सीधा आपको चेयरमैन का नाम पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। रोड मैप क्या होने चाहिए, क्या एक्शन प्लान्स होने चाहिए। अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो कुछ 7 सोर्सेज ऑफ ग्रोथ बताए गए हैं जिस पे आगे अगर डबलिंग हमें फार्मिंग करना है तो इन चीज़ों पे काम करने की सबसे पहले ज़रूरत है। सो द फर्स्ट इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, ये बढ़ानी चाहिए। इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक्स, उसके बाद इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इनपुट यूज, जो इनपुट यूज जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट सेविंग है उसके तरफ। इंक्रीजिंग द क्रॉप इंटेंसिटी, राइट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप, हाई वैल्यू क्रॉप्स, और इम्प्रूविंग द प्राइस रियलाइजेशन बाय द फार्मर, और शिफ्ट टू द कल्टिवेटर्स टू द नॉन फार्म जॉब्स। सो दीज आर सम important 7 key important identification areas where if government work can definitely achieve doubling the farming income. Now एक चाइना का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि चाइना के जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे जो ग्रोथ रेट अचीव की गई है प्रेजेंट में और जो कंसिस्टेंट है ऑलमोस्ट पिछले 40 सालों से, दैट इज़ 4.5%। जब हमारे नॉर्मल टाइम पे वी वर एबल टू अचीव ओनली 4%, और अभी जो प्रोजेक्टेड है कोविड-19 के बाद दैट इज़ 2.5%। बट चाइना इज़ एस्टिमेटेड कि ये 4.5 अभी भी ग्रोथ करेगा, राइट। और चाइना प्रोड्यूस 3 टाइम मोर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द कल्टिवेटेड एरिया, हमारे से 3 टाइम से ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन है, कैपेसिटी है, राइट। ना वे फॉरवर्ड क्या है, जिस तरह से अगर बात करें फूड या फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ हैं,
इसको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। बिकॉज सी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो फार्मर के पास जो सिक्योरिटी है, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जो उनके पास पैसे होने चाहिए, जो उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन है, दैट कैन ओनली बी अचीव्ड वन दे हैव द कैश इन देयर हैंड, राइट। तो डबलिंग फार्मर इनकम के साथ साथ जो टारगेट रखी गई थी 2023, दिस माइट इंक्रीज टू 2025, बट सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम टाइम हो सके उस टाइम बेसिस पे फार्मिंग इनकम को डबल किया जाए, एंड बेटर रिजल्ट देन एग्री मार्केट रिफॉर्म, राइट। और उसका जो एग्री मार्केट रिफॉर्म है भी, जैसे बहुत सारी चीज़ें की गई ऑर्डिनेंस के थ्रू, इस तरह से और कोई हेजल फ्री लॉ लेके आने की ज़रूरत है ताकि फार्मर को ज़्यादा बेनिफिट हो, जो इंटरमीडियरीज हैं वो कम हो पाए, और जो डायरेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग है वो फार्मर और कंज्यूमर जो बायर्स हैं उनके बीच में हो, राइट। सो दिस वुड बी द वे फॉरवर्ड। नाउ एलिफेंट प्रोटेक्शन की अगर बात करें, जैसे कि आपने रिसेंट में न्यूज़ सुना होगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो एक 15-year-old एलिफेंट थी जिनकी मौत हो गई बिकॉज दे फीड एन एक्सप्लोजिव लैडन पाइनएप्पल शेप की कुछ चीज़ें थी जिसको उसने अपने माउथ में ले लिया था, एंड दैट एक्सप्लोडेड इन द माउथ, राइट। तो साइलेंट वैली फॉरेस्ट है अटापट्टी में, वहाँ पे बेसिकली ये इंसिडेंट हुई है। एन एलिफेंट हैज़ बीन अकॉर्डेड एज द हाइएस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शंस अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ लॉ, और जो कि लिस्टेड है शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ऑलरेडी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, बट बताई जा रही थी कि जो स्नो वाइल्ड पिग्स हैं उसके लिए ये चीज़ें की गई थी, ये पाइनएप्पल बेस्ड जो बेसिकली बॉम्ब थी, एक्सप्लोजिव थी, वो उनके लिए रखी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन फीडेड बाय एलिफेंट और डेथ हो गई, दैट शी वाज प्रेग्नेंट ऑल्सो। तो एक नहीं 2 लोगों का नुकसान हुआ इस वजह से, एंड ह्यूज एंग्विश वॉज पैन इंडिया। ये चीज़ें डिस्कस गई, लोगों को काफ़ी गुस्सा था इस चीज़ को लेकर के क्यों ऐसा हुई है, बट सी दैट इज़ अनदर कॉन्सिक्वेंसेज दैट वी हैव टू सी। कुछ उसको प्रोटेक्टिव मेजर्स के तौर पे वो पाइनएप्पल रखी गई थी एज अ बॉम्ब के फॉर्म में, एक्सप्लोजिव के फॉर्म में, बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट उस एलिफेंट ने उसको कंज्यूम कर लिया, राइट। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स, बट अगर बात करें एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट्स की, तो वो लिस्टेड है वनरेबल में, और जो हमारे एशियन एलिफेंट्स हैं दैट आर लिस्टेड अंडर द इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो जो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें थ्रेटेंड स्पीसीज के लिस्ट में ये कैटेगरी है, तो ये भी आप बेसिक ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और जो एलिफेंट्स है दैट हैव सेम स्टेटस एज ऑफ टाइगर। इंडिया में बेसिकली जो नेशनल हेरिटेज एनिमल्स हैं उसमें जो स्टेटस अपने टाइगर को दिया गया है, सेम स्टेटस इट बी गिवन टू एलिफेंट, राइट। तो क्या सॉल्यूशंस हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो आने वाले टाइम पे? तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि हाउ डू वी मेक श्योर दैट एलिफेंट डू नॉट डाई ऑन देयर वे। जो उस रास्ते से वो ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे भी जिस नेशनल पार्क में वो हैं, उसका एक सर्वेलेंस सिस्टम बनाया जाए, एक प्रॉपर ट्रैक बनाई जाए, ताकि सिर्फ उनके वे में कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आ पाए, राइट। एंड हाउ डू वी रिड्यूस द नेगेटिव ह्यूमन एलिफेंट इंटरेक्शन। जो ह्यूमन लेवल जो इंटरेक्शन है, जो फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स हैं वो कुछ इस तरह से करें, कुछ डिमार्केशन करें, ताकि वहाँ पे जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी कम हो सके, राइट। और जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है एंड द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, उन्होंने भी स्क्रूटनाइज किया है टू मिनिमाइज द लार्ज स्केल डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इनटू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि जो एलिफेंट पॉपुलेशन है उसको किसी भी तरह से चीज़ें इम्पैक्ट नहीं, उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें भी किसी भी तरह से गिरावट ना देखी जा सके। चलिए आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको ये बता दूं कि हमने एक नया आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर मॉर्निंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगी और अपने सवाल आप हमें जो आंसर है वो 6 PM तक भेज सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें जहाँ से आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने सैटरडे के जो MCQs हैं उसके आंसर की तरफ। तो आंसर का पहला सवाल का जो आंसर है दैट इज सी। मैंने आपसे पूछा था जो टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव है वो बेसिकली किसके तरफ से है, तो TRFDA है, वो सपोर्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर काम करती है ये, और एंटरप्रेन्योरियल स्किल ट्रो ट्राइबल प्रोडक्शंस गैदरिंग या फिर प्रधानमंत्री वनधन योजना के थ्रू ये सारी चीज़ें की गई है। एंड ट्रेनीज अंडर दिस वुड गो 30-day प्रोग्राम ओवर 6 week comprising 120 सेशंस। दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं बात करेगा दूसरे सवाल का, तो इसका आंसर है बी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, जैसा कि आपने देखा कि अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट एंड दैट इज अ मून, तो ये आप स्टेटमेंट ज़रूर पढ़ लें। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज कॉल्ड सीरियस।
और जो स्टेटमेंट 3 है वो भी इनकरेक्ट है, दैट इज मेटेराइट्स आर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन, राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़े सो दैट यू गेट मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। बढ़ेंगे आज के सवाल की तरफ, आज की जो MCQs है। सो पहला सवाल है करंट अफेयर के लिए, आपको बताना है कि जो HSN कोड है वो क्या है। इट यूज टू क्लासिफाई द मेडिकल इक्विपमेंट्स, इट इज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो चूज द करेक्ट आंसर 1, B, that is 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So whatever you feel is the correct answer, do let us know in the comments down below. Now the second question is from the static portion of the history. With reference to the Charter Act of 1600, consider the following statement. The first statement states that it grants the East India Company exclusive privilege of trading East India Company through Cape of Good Hope. This is the first statement. Now the second statement is the governor of the company to be the sole administrator provided by the charter. And this question has been taken from NCERT. ये आपको NCERT में बाकायदे मिल जाएगी, तो प्रैक्टिस जरूर करें। आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट है, A, B, C या फिर D। तो हमें सिर्फ ABCD वहाँ पे लिख करके बता सकते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ द 2 क्वेश्चन फॉर द डे। और मैं आपको ये बता दूँ कि हमने बेसिकली प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे टोटल 25 टेस्ट हैं, 13 फुल लेंथ के टेस्ट है, 12 करंट अफेयर के टेस्ट है। एक तो कम्प्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज है जहाँ पे आप अभी जो अपकमिंग जो बेसिकली टेस्ट है प्रीलिम्स की वो 4 अक्टूबर को शेड्यूल हो चुकी है। तो अभी बहुत ज़रूरी है कि आप अपना प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, तो टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लें ताकि यू गेट एश्योरिटी कि आप कितने मार्क्स सिक्योर कर पा रहे हैं, राइट। एंड फॉर टाइम बिंग दिस इज़ द ऑल वी एनालिसिस, आज के लिए जो ये एनालिसिस थी। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको मिल जाएगी, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड गेट मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।